नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 28 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज सबसे पहले बता दूं कौन कौन से इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोड देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी और यूएसए के ऊपर डिफेंस के मामले में रिलायंस यानी डिपेंडेंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सहयोग पोर्टल, जो सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, वो एक प्रकार से ना सेंसर का बैकडोर है, कंटेंट को सेंसर करने का पिछला दरवाजा है, ऐसा ट्विटर ने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर हाईकोर्ट में जाके। क्या पूरा मामला है ये डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं की सेफ्टी से संबंधित इशू। कोड देख लीजिए, आज का कोड क्या है। पीपल फियर व्हाट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड व्हाट दे कैन नॉट कंट्रोल, एंड्रयू स्मिथ का ये कोट है। क्या कहना चाहता है ये कोट? देखो, लोग ना उन चीजों से डरते हैं जो उनकी समझ से बाहर होती हैं या फिर जिन पर उनका ना कंट्रोल नहीं होता। डर का असली रीजन जानते हो क्या है? डर का असली रीजन होता है इग्नोरेंस। जब देखो कमरे में अंधेरा होता है ना तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती जलाई, रोशनी आई, डर खत्म। आप एग्जाम्पल देखिए, देखो जैसे अभी एआई आ रहा है, लोगों को डर लग रहा है कि एआई बहुत कुछ नष्ट कर देगा, नई चीज है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं लोग, तो इसलिए डर बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर आया था तब भी बहुत डर था, कंप्यूटर आया है अब तो ह्यूमन सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी, ऐसे तर्क दिए गए थे जब कंप्यूटर नया नया आया था, तब भी बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा कंप्यूटर करता क्या है। अभी क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा डर है। तो ये वो चीज़ें हैं, लोगों को लगता है, कई लोगों को, कि एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और जिन्हें इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर वो डर लगने लगता है। इवन यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। जो सब्जेक्ट थोड़े कम समझ में आते हैं, साइंस एंड टेक, कोई कंट्रोल नहीं होता, डर लगता है वहां पे। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी और यूएसए के साथ जो डिफेंस टाइज है ना, उन पे फोकस करता है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया ना डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में ना अब तक इंपोर्ट ड्रिवन ज़्यादा रहा है। एक संस्था है सिप्री, प्री में हम डिस्कस करते हैं। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है पूरा नाम? ये देखो, ये है पूरा नाम, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस संस्था की रिपोर्ट कहती है 2020 से लेकर 24 के बीच में ना हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में ना इंडिया दूसरे नंबर पे है। देखो, इंडिया का इंपोर्ट बेशक पहले से कम हुआ है, पहले से हम कम हथियारों को इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी 2015 से लेके 19 से अगर कंपेयर करें तो 2020 से लेके 24 में हथियारों का इंपोर्ट 9.3% कम हो गया है। बट देखो, ये 9.3% जो है ना, ये काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना जो टॉप एंड वेपन सिस्टम है ना, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, टैंकर हो गए, रडार हो गया, और कटिंग एज मिसाइल्स, मतलब बढ़िया हाई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स, ये अभी भी हम बाहर से मंगवाते हैं। वैसे इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत इवन डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज करने पे फोकस तो किया है, लेकिन देखो आज भी जो HAL है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो HAL जैसे जो PSU है ना, इनकी आज भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। फरवरी 2025 में, यानी पिछले महीने ना, एक एयर शो ऑर्गेनाइज हुआ था, एरो शो, बेंगलुरु में। वहाँ पे तो देखो हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है ना, उन्होंने अपनी चिंता साफ साफ जाहिर कर दी थी कि हमारा जो विश्वास है HAL में ख़त्म हो रहा है, हमें प्रोडक्शन स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो देखो कमज़ोर हो जाएगी अगर हम जल्दी जल्दी नए एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, जो पुराने सुखोई वगैरह है, मिग वगैरह हैं, वो तो अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। काफ़ी पहले उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन नए नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पुरानों से काम चला रही है इंडियन एयरफोर्स। तो जो इंडिया का खुद का एयरक्राफ्ट है ना, तेजस MK1A, तेजस MK1A, ये वाला, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अभी इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो है। एक आर्टिकल भी हमने इससे संबंधित डिस्कस किया था। इसके बाद ये तो एक बेसिक बैकग्राउंड बता दिया राइटर ने
कि कैसे अभी फिलहाल सिचुएशन है इंडिया में डिफेंस की, लेकिन इसके बाद ना यूएस की बात आती है। राइटर बोलते हैं देखो यूएस के साथ हमारे डिफेंस टाइज पिछले काफ़ी समय से बहुत मजबूत हुए हैं, बट हमें एक बात ये समझने की आवश्यकता है, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल होती है। हम तुम्हें तभी फ़ायदा पहुंचाएंगे जब तुमसे हमें फ़ायदा होगा। यूएस का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना तब तक है जब तक उनको अपना बेनिफिट दिखता है। तो ये जो सिप्री की रिपोर्ट है ना, सिप्री संस्था है जिसकी हमने बात की, इसकी रिपोर्ट कहती है अभी ना फिलहाल इंडिया 36% अपने जो वेपन्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट करता है। रशिया से कौन से बड़े हथियार इंडिया अभी परचेज कर रहा है? जैसे देखो सुखोई 30 MKL फ्लीट है, क्या सुखोई MKL फ्लीट। इसके बाद देखो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये जो बड़े हथियार है ये हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। अब यूएस देखो ये चाहता है कि हम रशिया से हटके अमेरिकन डिफेंस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाएं। लेकिन आप देखो पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए। एक वक्त था जब पाकिस्तान यूएस का ना बिल्कुल परम मित्र था, चड्डी बड्डी थे दोनों। पर देखो जैसे ही यूएसए को अपनी जरूरत खत्म लगी, ठोकर मार के निकाल दिया पाकिस्तान को बक। तो देखो यूएस का कोई भरोसा नहीं है। वैसे यूएसए किसी देश के साथ भी कर सकता है। कैसे इंडिया और यूएसए के डिफेंस टाइज मजबूत हुए हैं आप देखिए। 2012 में ना इंडिया और यूएस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, DTTI। पूरा नाम क्या था DTTI का? पूरा नाम था देखो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ये कब लॉन्च हुआ था? 2012 में। इस इनिशिएटिव में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों मिलकर ना हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप करेंगे और इंडिया को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ इस इनिशिएटिव का? क्या कोई मजबूत आउटकम निकल के आई? बिल्कुल नहीं। यूएस का देखो इंटेंशन कभी टेक्नोलॉजी शेयर करने का रहा ही नहीं है। बस यूएस सिर्फ इंडिया को ना अपनी डिफेंस सप्लाई चेन में लाना चाहता है कि कैसे ना कैसे करके इंडिया हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार परचेज करे। फिर देखो 2024-25 में यानी पिछले साल इंडिया और यूएस के बीच में ना एक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुई। नाम था यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इस इनिशिएटिव से भी कुछ निकल के आएगा। इंडिया ने यूएसए के साथ में मेजर डिफेंस पार्टनरशिप साइन की है, क्या इससे कुछ निकल के आएगा? कोई गारंटी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या इंडिया और यूएस पार्टनर बन सकते हैं? देखो इसके लिए हमें ना कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। क्या इंडिया और यूएस फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली बराबर हैं? नो। यूएस की जीडीपी $25 ट्रिलियन के आसपास है, इंडिया की जीडीपी अब शायद $4 ट्रिलियन हुई है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दोनों मिलकर डिफेंस प्रोजेक्ट्स को इक्वली डेवलप कर सकते हैं? मुश्किल है। क्यों? देखो यूएस के पास में F-16 जैसे हाईटेक प्लेन बनाने की क्षमता है, एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है, इवन उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड। हम तो तेजस भी नहीं बना पा रहे हैं, तेजस का इंजन भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं ना शायद हाँ, तेजस का इंजन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं अभी तक क्षमता डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, पहले तक तो इंपोर्ट ही कर रहे थे। तो दोनों के पास में देखो टेक्नोलॉजी सेम नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना कि यूएस हमें सिर्फ देगा। यूएस के पास इंडिया से लेने के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। क्या दोनों एक दूसरे की डिफेंस कैपेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि मतलब यूएसए के पास जो नहीं है वो इंडिया से ले ले, इंडिया के पास जो नहीं है वो यूएसए से ले ले? नहीं, फिलहाल के समय में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया यूएस पर डिपेंड हो जाए ऐसी संभावना ज़्यादा है। समझ गए? तो इसलिए देखो हमें वल्नरेबल नहीं होना चाहिए और थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। इसके लिए राइटर कुछ पॉइंट्स भी देते हैं। सबसे पहला पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो इंडिया को ना यूएस के साथ में डिफेंस टाइज तो मजबूत करने चाहिए, लेकिन इंडिया एक बात ये ठान ले, पहला पॉइंट है कि कोई भी डिफेंस टाई अप, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे इजराइल के साथ, चाहे यूएसए के साथ, कोई भी डिफेंस पार्टनरशिप किसी भी देश के साथ में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि कोई हथियार दे रहा है तो इंडिया
को मजबूर कर दे अपनी बात मनवाने के लिए, इंडिया खुद से डिसीजन ना ले पाए फॉरेन पॉलिसी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट के मामलों में इंडिया की इंडिपेंडेंस हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। कोई दूसरा देश अपने को मजबूर ना करे डिफेंस एक्सपोर्ट के नाम पे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, हम अपने घर में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेलरेट करें। और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है ना, जैसे एयरक्राफ्ट की, वेपन्स की, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के पास होनी चाहिए। जॉइंट वेंचर अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इंडिया का ना दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी ना क्रिएट हो जाए जिसके साथ में जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये पहला पॉइंट है। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की। इंडिया को ना मल्टीपोलर स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, यानी हथियार खरीदने हैं तो एक देश के ऊपर डिपेंड ना हो जाओ, चाहे वो रशिया है, फ्रांस है या फिर इजराइल है। कुछ सामान रशिया से ले लिया जैसे S-400, कुछ फ्रांस से ले लिया जैसे राफेल, कुछ इजराइल से ले लिया जैसे डिफेंस टेक, कुछ यूएस से ले लिया। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। समझ गए? तो इंडिया को ऐसे टाई अप करने चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, हथियार मिलने बंद ना हो जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिजिनस R&D एंड प्राइवेट सेक्टर को अपने को बूस्ट करना होगा। देखो, जो DRDO और HAL है ना, इनको हमें ना ग्लोबल लेवल पे ले जाना होगा। कड़वी बात है बट सच्चाई है, DRDO और HAL अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। अगर विदेशों की बात करें, जैसे बड़े बड़े देश हैं, उनकी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स पे रिसर्च करने वाली या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत उन्होंने रिजल्ट ला के दिया है। लेकिन DRDO, HAL इन्होंने रिजल्ट ला के नहीं दिया है बिल्कुल भी। इसरो ने बहुत बढ़िया काम किया है, कंपेयर अगर करें तो। इसरो ने सच में, मतलब जितने उनको कम रिसोर्सेज दिए गए, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। बट DRDO और HAL इन्होंने कुछ खास निकाल के दिया नहीं है जितना सरकार ने खर्चा किया है इनके ऊपर। जो तेजस जैसे प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए ताकि इंडियन एयरफोर्स कमजोर ना हो। प्राइवेट प्लेयर्स को भी सही इकोसिस्टम मिलना चाहिए ताकि वो डिफेंस प्रोडक्शन में एक बड़ा रोल प्ले कर सके। कंक्लूजन में देखो यही कहा जाता है लास्ट में, हमने देखो ये समझा कि इंडिया US डिफेंस टाइज एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ US से हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मिल सकती है, ये हमें उम्मीद है। दूसरी तरफ देखो US के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस भी क्रिएट हो सकती है, इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसलिए इंडिया को ना हमेशा अपने इंटरेस्ट इंश्योर करने होंगे और खुद की कैपेबिलिटी भी इंडिया को डेवलप करनी होगी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सरकार ने नया जो ये सहयोग पोर्टल इस्टेब्लिश किया है ना, इससे संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में है। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। सहयोग पोर्टल, ये देखो एक ऐसा पोर्टल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे देखो सरकार की एजेंसीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सरकार की एजेंसीज जैसे देखो पुलिस है या फिर CBI है, ये सरकार की एजेंसीज हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, और तीसरे नंबर पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आपको पता है जियो, एयरटेल। तो इन सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है सहयोग प्लेटफॉर्म के ऊपर, समझ गए? और कोऑर्डिनेशन कैसा हो सकता है? जैसे मान लीजिए सरकार को पता लग गया कि गैर कानूनी कंटेंट जो है वो अपलोड किया गया है ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सहयोग पोर्टल पे ना सरकार की जो एजेंसी है ना, रेलेवेंट एजेंसी है, वो ट्विटर को बोल देगी कि भैया ये अनलॉफुल यानी गैर कानूनी कंटेंट आपकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, इसे टेक डाउन करिए, इसे रिमूव करिए। बट देखो ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका ये कहना है कि भैया आप कैसे ये तय करोगे कि ये कंटेंट गैर कानूनी है या फिर नहीं है? आप तो कोई भी ऐसा कंटेंट को गैर कानूनी बोल सकते हो जो रूलिंग पार्टी की विचारधारा के अगेंस्ट हो। मान लीजिए अभी जैसे सेंटर में बीजेपी सत्ता में है या फिर कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में है, अब कोई ऐसा कंटेंट ट्विटर पे या फेसबुक पे पोस्ट किया गया है जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है, तो उसको भी गैर कानूनी बोल के हटवाया जा सकता है।
सरकार के द्वारा, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो गया ना। ये ट्विटर का कहना है, और ये कहते हुए ट्विटर जो है वो हाईकोर्ट चला गया है और ये बोला है हाईकोर्ट में जाके कि इस पोर्टल के थ्रू सरकार अपनी पावर का गलत यूज कर सकती है, कंटेंट को सेंसर कर सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया जा सकता है। देखो, सरकार का तर्क ये है, हमने ना अक्टूबर 2023 में एक ऑफिस मेमो निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। उसमें यह बोला गया था कि गवर्नमेंट एजेंसीज को ना कंटेंट ब्लॉक करवाने की अथॉरिटी है। तो ये सहयोग जो पोर्टल है उसी ऑफिस मेमो का कंटिन्यूएशन है। सरकार का ये कहना है, कई बार देखो फॉर एग्जांपल कहीं पे राइट्स हो गए, ऐसी सिचुएशन में गैर कानूनी कंटेंट वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। अब उस कंटेंट को ना जल्दी से जल्दी हटवाना है वेबसाइट से। जल्दी से जल्दी हटवाना इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा समय तक वेबसाइट के ऊपर रहा ना, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो और ज़्यादा भड़क जाएंगी और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो सरकार कहती है भाई इतना टाइम नहीं है हम ये खोजें ट्विटर पे। जैसे अब मान लीजिए दंगे फैले हैं बिहार में, या फिर बिहार छोड़िए आप उड़ीसा मान लीजिए, उड़ीसा में दंगे स्टार्ट हुए हैं। उड़ीसा की पुलिस वो ट्विटर से कांटेक्ट कर रही है, या फिर उड़ीसा की पुलिस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बोलती है, उसके बाद बोलती है ट्विटर को। लंबा प्रोसीजर फॉलो करने का टाइम नहीं है। सीधा एक पोर्टल होना चाहिए ना, सीधा एक पोर्टल है सहयोग पोर्टल। वहां पे सारी एजेंसीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सबका आपस में कोऑर्डिनेशन है। उड़ीसा की पुलिस सीधा वहां पे जाके बोल सकती है कि भाई देखो यहां पे दंगे हुए हैं, गलत कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, तुरंत की तुरंत हटाओ। तो इसके लिए है ये सहयोग पोर्टल। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, यहां पे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आईटी एक्ट का सेक्शन 79। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन देखो ये कहता है, अगर देखो मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे कोई गैर कानूनी चीज पब्लिश हुई है ना, तो इसके लिए ना ट्विटर और फेसबुक की लायबिलिटी नहीं है। पॉइंट समझ गए? फिर से समझाता हूं। आईटी एक्ट का सेक्शन 79 ये फॉलो करता है सोशल हार्बर प्रिंसिपल। सोशल हार्बर प्रिंसिपल देखो ये कहता है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना, फेसबुक पे, ट्विटर पे अगर कोई गैर कानूनी कंटेंट, गलत कंटेंट पब्लिश हुआ है ना, तो सोशल हार्बर प्रिंसिपल कहता है कि देखो यहां पे लायबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नहीं है, उन्होंने थोड़ी ना पब्लिश किया है, उनको यूज करने वाले लोगों ने पब्लिश किया है। बट देखो इस प्रिंसिपल में ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है आईटी एक्ट सेक्शन 79 क्लोज 3 और सब सेक्शन बी में। 79 क्लोज 3 सब सेक्शन बी में यहां पे एक्सेप्शन में यह बोला गया है, सेफ हार्बर प्रिंसिपल देखो ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए तभी फॉलो होगा, मतलब इनको प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब सरकार ने इनको बोला हो कि भैया कंटेंट हटा दो और इन्होंने हटा दिया हो। अगर मान लीजिए कुछ गलत पोस्ट हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सरकार ने इनको बोला कि हटा दीजिए, इन्होंने हटाया भी नहीं सरकार के कहने पे, तो फिर इनको सेफ हार्बर प्रिंसिपल का फायदा नहीं मिलेगा। फिर तो देखो इनकी भी लायबिलिटी होगी, ये भी दोषी पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हटाया ही नहीं। चलो मान लिया पहले आपकी गलती नहीं थी, किसी ने पोस्ट कर दिया, आपके प्लेटफॉर्म पे आप कुछ नहीं कर सके, लेकिन भैया सरकार ने आपको बोल दिया आप हटा लीजिए, अभी भी आप नहीं हटा रहे हो, अब तो आपकी लायबिलिटी होगी। समझ गए? अगर नहीं हटाते हैं ये प्लेटफॉर्म्स तो सोशल हार्बर प्रिंसिपल का फायदा नहीं मिलता है, फिर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, फिर इनकी भी लायबिलिटी है। एक्सेप्शन का नाम ये है सेक्शन 79 क्लोज 3 सब सेक्शन बी, और सोशल हार्बर प्रिंसिपल डिफाइंड है सेक्शन 79 में। तो सरकार का यह कहना है, हमने देखो सहयोग पोर्टल बना के कुछ गलत नहीं किया है। आईटी एक्ट सेक्शन 79 क्लोज 3 सब सेक्शन बी, इसी का तो हमने फायदा उठाया है। इसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि सरकार के कहने पे ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करना होगा, हटाना होगा। तो इसी सेक्शन के तहत हमने सहयोग पोर्टल इस्टेब्लिश किया है। बट देखो असल ट्विस्ट आता है अभी। आईटी एक्ट का ना एक और सेक्शन है, सेक्शन 69A। सेक्शन 69A, सेक्शन 69A जो है यह भी प्रोविजन करता है कि सरकार के कहने पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करना होगा। लेकिन देखो सेक्शन 69A भी कहता है कि सरकार के कहने पे कंटेंट ब्लॉक करना होगा, लेकिन कुछ सेफ गार्ड्स हैं। जैसे कंटेंट ब्लॉक किया जा सकता है सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे या फिर पब्लिक ऑर्डर के नाम पे।
दूसरा, सिर्फ एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर ही बोलेगा कंटेंट ब्लॉक करना है, उसी की बात मानी जाएगी, हर किसी की नहीं। तीसरा, प्रॉपर अप्रूवल होगा अथॉरिटी से, तभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंटेंट ब्लॉक करेंगे। रिटर्न में जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, भैया कंटेंट क्यों ब्लॉक करना है, क्या दिक्कत है, क्या खतरा है। चौथा, 69A सेक्शन में कंटेंट ब्लॉक होता है ना, तो जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल है, जुडिशरी के पास में केस जा सकता है कि इस कंटेंट को रिव्यू हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था। तो ये सब प्रोविजन है सेक्शन 69A के तहत, जिनमें जब सरकार ऑर्डर देती है कि कंटेंट ब्लॉक करवा लो, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, अप्रूवल देना पड़ता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है या फिर पब्लिक ऑर्डर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर से ऑर्डर आता है, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, प्रॉपर चैनल से सब कुछ होता है। लेकिन सरकार ने जो सहयोग पोर्टल बनाया है ना, ये सेक्शन 79 क्लोज 3 और सब सेक्शन B, अब इसके तहत जो सहयोग पोर्टल बनाया है, ये तो पूरे सेक्शन 69 को ही बाईपास कर रहा है। इसमें तो सारी एजेंसीज मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कोई भी उड़ीसा पुलिस आदेश दे सकती है या फिर तेलंगाना पुलिस दे सकती है, इतने राज्य हैं हमारे देश में, इतनी यूटी है, कहीं से भी आदेश आ सकता है। तो किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर से आदेश नहीं आएगा, कहीं से भी आदेश आ जाएगा कंटेंट ब्लॉक कर दो। और दूसरा, सहयोग पोर्टल में ना सरकार को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना कि भैया नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, ये पब्लिक ऑर्डर, सरकार ने बोल दिया हटा दो तो बस हटाना पड़ेगा, कोई जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल नहीं है। जब सेक्शन 79 क्लोज 3 सब सेक्शन B के तहत सहयोग पोर्टल से कंटेंट हटवाया जाएगा तो कोई जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर आएगा हटा दो तो हटा दो, नहीं हटाओगे तो सोशल हार्बर प्रिंसिपल आपके लिए खत्म, अब आपकी लायबिलिटी फिक्स होगी, आपके खिलाफ केस चलेगा। तो इस पूरे मुद्दे पे ना ट्विटर कंपनी अब गई है कहां पे, हाई कोर्ट में। ट्विटर ने जाके बोला है, देखो सरकार ना पिछले रास्ते से, बैकडोर से सेंसरशिप करना चाहती है, सहयोग का कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है। कल को देखो इन्होंने ऐसा कंटेंट ब्लॉक करवा दिया जो ना देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, जिसको बस पॉलिटिकली नुकसान था रूलिंग पार्टी को, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा, किसने ऑर्डर दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का मैकेनिज्म नहीं है। और गवर्नमेंट एजेंसीज बिना किसी स्ट्रिक्ट लीगल रिव्यू के कंटेंट ब्लॉक कर सकती हैं इस सहयोग पोर्टल के थ्रू, तो इसलिए ये गलत है। राइटर बोलते हैं, देखो 2015 में ना एक केस आया था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस है, यहां पे लिखा भी हुआ है, कहां पे गया उसे ढूंढो, नहीं मिल रहा, छोड़ देते हैं, मतलब लिखा होगा यार, ये रहा, नहीं है, सॉरी। तो देखो 2015 में ना एक केस आया था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट का सेक्शन 66A जो था ना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, क्योंकि वो फ्री स्पीच को दबा रहा था। अगर सहयोग पोर्टल भी बिना लीगल सेफगार्ड्स के चला तो ये भी देखो उस जजमेंट के खिलाफ होगा, इसको भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। समझ गए? अभी वैसे दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट में ना इस सहयोग पोर्टल के अगेंस्ट केस चल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी ना फुल डिटेल देनी चाहिए इस सहयोग पोर्टल की, कि क्या सेफगार्ड्स हैं, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए इस पोर्टल की वर्किंग में, तो ये सब होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पब्लिक स्पेसिस में वुमेन सेफ्टी से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पब्लिक स्पेसिस में वुमेन सेफ्टी ना एक बहुत बड़ा इशू है। 2025 के शुरुआत के 3 महीने में ही काफी सारे केसेस सामने आए हैं, जो देखो ये दिखाते हैं कि बस और दूसरे ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है जैसे ट्रेन, वो महिलाओं के लिए कितने ज्यादा अनसेफ हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, एक 23 साल की लड़की जिसने देखो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने उस पर हमला किया था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक प्रेग्नेंट महिला को ट्रेन से धक्का दे दिया गया, गिरने के बाद में उसका मिसकैरेज हो गया। यहां सिर्फ देखो महिला की सेफ्टी का नहीं, एक दूसरी जिंदगी का भी सवाल था, लेकिन अफसोस की बात है मिसकैरेज हुआ। आज के समय में देखो ट्रेन्स और बसेस में ना महिलाओं की हरासमेंट तो एक आम बात सी हो गई है, खास करके वो कंपार्टमेंट्स जो अनरिजर्व्ड होते हैं। और जब हर जगह तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन
आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है? एक फेमस किताब है, ये देखो, फेमस किताब है वायलेटर। ये किताब लिखी है शिल्पा फड़के, समीरा खान और शिल्पा रानाडे ने। ये तीनों ना इस वायलेटर किताब में ना आर्गुमेंट देती हैं कि देखो, समाज जब वुमेन प्रोटेक्शन की बात करता है ना, तो असल में समाज का मतलब ये होता है कि महिलाओं को घर में रखो, स्कूल या फिर किसी जो गार्डियन है उनके अंडर रखो। जब समाज या हम ये बोलते हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करो, इसका मतलब ये कभी होता ही नहीं है कि हम महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाएं, हम पब्लिक स्पेसिस को सेफ बनाएं, नहीं। तभी तो हम रोका टाकी करते हैं, रात को बाहर मत जाओ, ज़्यादा लेट तक मत रहो, सुरक्षित जगह पर ही जाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस बात का कि समाज सेफ है ही नहीं, पब्लिक स्पेसिस सेफ है ही नहीं, तभी हम रोका टाकी करते हैं। देखो, सुरक्षा का मतलब असल में ये नहीं है कि महिलाओं को कैद करके रखा जाए, कन्फाइन करके रखा जाए। सुरक्षा का मतलब है कि वो पब्लिक स्पेसिस में सेफ हों बिना किसी डर के। आज भी जब देखो लड़कियों को यह सोचना पड़ता है कि वो दिन के किस समय ट्रैवल करें कि सेफ रहेगा, तो क्या ये आजादी है? दिल्ली हाईकोर्ट का ना हाल ही में एक जजमेंट आया, केस था 2015 का। 2015 में एक आदमी ने ना बस में महिला का सेक्सुअल हरासमेंट किया था और उसको दोषी पाया गया था। तो कोर्ट का ये कहना था इस केस में, दिल्ली हाईकोर्ट का, ये सिर्फ देखो एक केस नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़्यादा डीपली कंसर्निंग रियलिटी है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद हमने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए, लेकिन बावजूद इसके आज भी पब्लिक स्पेसिस में महिलाओं की हरासमेंट होती है। जब तक देखो हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, तब तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात सिर्फ एक ढोंग है और कुछ नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में एक जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बिल्कुल बेकार वाले जजमेंट पर स्टे लगाने वाला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज, उन्होंने ऐसी जजमेंट दी कि आपको ना गुस्सा भी आएगा, हंसी तो क्या ही आएगी, गुस्सा ही आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने ये बोला, अगर कोई लड़की जैसे माइनर है, 18 से कम एज थी उसकी केस में, उसके ऊपर ना अटेम्प्ट टू रेप हुआ था, लेकिन बरी कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने उस पर्सन को जिसने अटेम्प्ट टू रेप किया था, और ये कह के बरी किया कि ब्रेस्ट प्रेस करना और पजामा के स्ट्रिंग्स खींचना ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतनी बेतुकी जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट को भी शर्म आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस जजमेंट पे स्टे लगाया। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो कोर्ट की जजमेंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे भी कुछ करने की जरूरत है। जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो गलियां हैं वो वेल लीट होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए ताकि हरासमेंट का स्कोप ना हो। सर्विलेंस होनी चाहिए, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमराज। वुमेन ओनली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की व्यवस्था की जा सकती है जब तक सिचुएशन ठीक ना हो जाए। पुलिस को ज़्यादा ट्रेन किया जाए, पुलिस को वुमेन हरासमेंट से संबंधित केसेस हैंडल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में स्टाफ की कमी होती है, स्टाफ भरा जाए। और जो मेल हैं वो भी जिम्मेदारी लें कि देखो महिलाओं का इशू सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है, ये समाज का इशू है। और जो एक बात हम हमेशा से बोलते हैं, बचपन से ही लड़कों को भी रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि महिलाओं का भी देखो ये बेसिक राइट है कि वो बिना डर के जिएं और अपनी मर्जी से पब्लिक स्पेसिस यूज़ करें। लेकिन जब तक एक हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट नहीं बनेगा हमारे देश में, तब तक देखो जेंडर इक्वलिटी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट बन के रह जाएगा, किताबों वाला। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देख लेते हैं आज क्या क्या हमने डिस्कस किया। ये सहयोग पोर्टल वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें राइटर ये बोल रहे थे सहयोग पोर्टल जो बनाया है ना सरकार ने, जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह, सीबीआई, ये सब। दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक। और तीसरे नंबर पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, ये सब। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, एक बैकडोर है, एक पीछे का रास्ता है सेंसरशिप का। क्योंकि देखो ऑलरेडी आईटी एक्ट में ना सेक्शन 69 है, जिसके तहत ना सरकार कंटेंट ब्लॉक करवा सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, सेफगार्ड होते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा, प्रॉपर अप्रूवल जरूरी है। बट ये सहयोग पोर्टल जो बनाया है ना सरकार ने, ये सेक्शन 79
क्लोज बी सब सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं, कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं, कहीं से भी आदेश आ सकता है, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, ये दिक्कत है। फिर ये वुमेन सेफ्टी से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें ये बात की गई कि देखो इस साल के शुरुआत के 3 महीने में बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं के हरासमेंट से संबंधित केसेस सामने आए हैं, और आज़ादी के इतने वर्ष बाद इतने सारे कानून हैं, फिर भी पब्लिक स्पेसेस में महिलाएं सेफ नहीं हैं। तो कैसे, क्यों? कोर्ट देखो इन मुद्दों पे सख्त हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पे स्टे लगाने के लिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बात बोला कि डीप कंसर्निंग इशू है अगर महिलाएं पब्लिक स्पेसेस में सेफ नहीं है। ये काहे की आज़ादी, अगर वो ये समय चूज करें कि इस समय जाएंगे तो सेफ रहेंगे, बाकी समय नहीं जा सकेंगे, तो ये गलत है। तो कोर्ट अपनी जगह है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए, जैसे वो स्टाफ में भर्ती, लाइट वगैरह हो, पुलिस को ट्रेन करना, वो सारी चीज़ें। फिर ये यूएस डिफेंस टाइज वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात किया हमें ना अपने सारे अंडे सिर्फ यूएस की टोकरी में नहीं रखने चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए। हथियारों को इंपोर्ट करने मामले में थोड़ा यूएस से इंपोर्ट कर लें, थोड़ा रशिया से, थोड़ा इजराइल से, थोड़ा फ्रांस से, क्योंकि यूएस देखो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखता है। यूएस कुछ तभी देने में विश्वास रखता है जब लिया जाए उससे। तो यूएसए को अगर इंडिया से कुछ फ़ायदा नहीं लगेगा तो यूएस हमें टेक्नोलॉजी वगैरह कभी नहीं देगा। 2012 में डिफेंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव साइन हुआ था, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला। इवन पाकिस्तान के साथ यूएस ने धोखा दिया, पहले अच्छा दोस्त था लेकिन आज के समय में अच्छा दोस्त नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, डाइवर्सिटी रखनी होगी, हमें खुद की प्रोडक्शन को बूस्ट करना होगा। जैसे तेजस वगैरह है, HAL प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे हैं, और R&D पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ये सारे काम हमें करने होंगे, तभी हम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।